नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद के YouTube चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुरेश चौधरी। कल की लास्ट क्लास में हमने जो था वो राज्यसभा पर बात की थी और राज्यसभा के कार्यकाल के विषय में हमने कल जो है वो अपनी क्लास को समाप्त किया था कार्यकाल पर। ठीक है जी, तो आइए राज्यसभा के विषय में आगे हम चर्चा करते हैं। आगे हम बात करेंगे राज्यसभा सदस्यों की योग्यताओं पर। योग्यताएं और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं का जो उल्लेख है वह है अनुच्छेद 84 में किया गया है। ठीक जी, तो राज्यसभा के सदस्यों की क्या योग्यताएं होंगी इसका उल्लेख है अनुच्छेद 84 में। आइए एक एक करके हम इन योग्यताओं पर जो है वो चर्चा करते हैं। फर्स्ट जो योग्यता है वह क्या है? वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहली योग्यता है वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। यहां पर हमें एक चीज पर ध्यान देना है, और वो ध्यान क्या देना है? यहां पर लिखा हुआ है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बाय द वे एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए, और उसमें एक कथन ऐसा लिखा हुआ है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। शब्द पर ध्यान देना, मूल नागरिक होना चाहिए। और यहां मैंने लिखा है वह है भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, मूल नागरिक होना अनिवार्य नहीं है। पहली चीज तो ये सब। नेक्स्ट दूसरी योग्यता पर हम चर्चा करते हैं, तो सुनिए, उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक जी, यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। शब्द लिखा हुआ है यहां पर न्यूनतम आयु। वही फिर से सही या गलत कथन आ सकता है लिखा हुआ, और कथन लिखा हुआ है मान के चलो ये कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। सब पर ध्यान देना, अधिकतम आयु, तो ये कथन गलत है। होनी क्या चाहिए? न्यूनतम आयु। अधिकतम तो कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक जी, तो इसे याद रखना, यहां पर शब्द न्यूनतम आयु होना चाहिए। बाय चांस उसने शब्द दे दिया उसकी अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, हम फिलो में देखते हुए चलते, हम केवल इसे याद रखते हैं कि 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, लेकिन हमें 30 वर्ष के साथ साथ यहां पर भी ध्यान देना ये अधिकतम है या न्यूनतम है। बात समझ में आई जी? ये अधिकतम है या न्यूनतम? तो न्यूनतम आयु होना अनिवार्य है। कितनी? 30 वर्ष। नेक्स्ट तीसरी जो योग्यता है वो क्या कहती है? वह है पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो तीसरी योग्यता में उल्लेखित किया गया है कि वह पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो यहां में क्या ध्यान रखना है जी? सुनिए, पागल का मतलब है जो व्यक्ति राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है जी, उसका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दिवालिया का क्या अर्थ होता है? ऐसा व्यक्ति जिसकी चल व अचल संपत्ति को सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाए, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? दिवालिया कहलाता है। ठीक जी, जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में नीरव मोदी
विजय माल्या ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है। उनकी चल बाचल संपत्ति सरकार के द्वारा क्या कर ली गई है, जब्त कर ली गई है। चौथी और अंतिम योग्यता जो है उसे भी हम देख लेते हैं। चौथी योग्यता क्या कहती है, वह है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो यहां हम जानने की कोशिश करेंगे लाभ का पद क्या है। ठीक जी, तो लाभ के पद के विषय में दो चीजें जो याद रखनी है। पहली चीज तो ये कि लाभ का पद जो है इसे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होगा कि लाभ का पद संविधान में उल्लेखित नहीं है। लाभ का पद संविधान में उल्लेखित है, लेकिन लाभ के पद की परिभाषा क्या होगी, इसे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं किया गया है। लेकिन संसद के द्वारा जो अधिनियम बनाए गए हैं उन अधिनियमों के अंतर्गत इस लाभ के पद की क्या की गई है, व्याख्या की गई है। जैसे जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951, ये संसद के द्वारा बनाया गया था और इसमें लाभ के पद के विषय में जो है वो उल्लेखित किया गया था। तो सामान्य शब्दों में इसका जो अर्थ होता है वो सुनिए जी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी सरकारी नौकरी क्या मानी जाएगी, लाभ का पद मानी जाएगी। लेकिन यह इसका एक सूक्ष्म अर्थ है। कैसा अर्थ है, सूक्ष्म अर्थ। विस्तृत शब्दों में हम व्याख्या करें, कोई आवश्यक नहीं है कि सरकारी नौकरी होगी वही लाभ का पद होगा। इसके अलावा यदि कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी संसाधनों का उपयोग करता है तो उसे भी लाभ का पद माना जाएगा। क्या माना जाएगा, लाभ का पद माना जाएगा। ठीक है जी, इसका एक उदाहरण हम आपको बताएं। जया बच्चन जो हैं वो है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सांसद थी और उसी दौरान जो था वह उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड की अध्यक्ष भी थी। तो इसीलिए जया बच्चन की राज्यसभा से जो सदस्यता थी उसे क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। ठीक है जी, समाप्त करने का कारण क्या था, यही था लाभ का पद, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड की अध्यक्ष थी। जया बच्चन के द्वारा कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि वह बेशक उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड की अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके बदले वो किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं लेती। तो तर्क क्या दिया गया था, उस ऑफिस में जो स्टाफ है वह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक सरकारी स्टाफ है। ठीक है जी, वहां पर टेबल कुर्सी पेन जो कुछ भी है, गाड़ी मिलती है, वो सब कुछ सरकारी है और आप सरकारी संसाधनों का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए वो क्या माना जाएगा, लाभ का पद माना जाएगा। ठीक जी, तो यदि कोई भी नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी संसाधनों का उपयोग करता है तो वह लाभ का पद माना जाएगा। ठीक जी, चलिए साहब नेक्स्ट आगे बात करें। इसी में संविधान के अंतर्गत लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अवश्य बताया गया है कि कौन कौन से वे पद होंगे जो लाभ के पद के दायरे से बाहर रखे जाएंगे। तो उन पदों को भी हम देखें तो देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, सांसद, राज्यपाल, सीएम, विधायक, व मंत्री, ये वो पद हैं जिनको लाभ के पद के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक जी, नेक्स्ट आगे बात करें।
एक पद होता है जिसे कहते हैं हम संसदीय सचिव। संसदीय सचिव, ये जो संसदीय सचिव है इसे लाभ का पद माना गया है। लाभ का पद माना गया है। तो संसदीय सचिव के विषय में हम जानें। संसदीय सचिव की केंद्र में नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री, और यह प्रधानमंत्री के प्रति ही क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और राज्य में इसकी नियुक्ति की जाती है सीएम के द्वारा, और यह सीएम के प्रति ही क्या होता है, उत्तरदायी होता है। पहली बात तो ये, ठीक है जी। हमने आपको जब ये संसद शुरू की थी चार्ट बताया था, चार्ट बनवाया था, ठीक है जी। और उस चार्ट के अंतर्गत हमने मंत्री परिषद के विषय में चर्चा की थी। और मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ठीक है जी। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है जी। ये जो मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ये जो संसदीय सचिव है इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, और प्रधानमंत्री के प्रति ही उत्तरदायी होता है। तो यह मंत्रियों वाली विशेषता नहीं रखता, इसीलिए संसदीय सचिव को मंत्री परिषद का सदस्य नहीं माना गया है। लेकिन यह सुविधाएं मंत्रियों वाली लेता है। और हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यदि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी संसाधनों का उपयोग करते हैं तो वो लाभ का पद माना जाएगा। इसीलिए संसदीय सचिव को क्या माना गया है, लाभ का पद माना गया है। ठीक जी। नेक्स्ट एक चीज पर और चर्चा कर लेते हैं हम। तो देखिए 2003 में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 2003 से पहले यह अनिवार्य था कि वह उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। लेकिन 2003 में जो था वह मूल निवासी होने की जो अनिवार्यता थी उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 2003 के बाद से राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है। ठीक जी, ये भी चीज हमें याद रखनी है। तो ये थी योग्यताएं जिनका उल्लेख था अनुच्छेद 84 में। नेक्स्ट आगे जो है वो हम राज्यसभा के सदस्यों के वेतन के विषय में जान लेते हैं। तो देखिए जी, वेतन और इसका उल्लेख जो है वह है अनुच्छेद 106 में किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों का उल्लेख कहां पर है जी, अनुच्छेद 106 में। ठीक है जी, यहां उल्लेखित किया गया है राज्यसभा के सदस्यों को 50,000 रुपए, 50,000 रुपए प्रति माह वेतन प्रदान किया जाएगा। तो राज्यसभा के सदस्यों को वेतन कितना मिलेगा, 50,000 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट आगे बात करें सांसद विकास निधि। सांसद विकास निधि, तो देखिए जी, राज्यसभा के प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए जो है वह सांसद विकास निधि के रूप में प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें वह अपने संबंधित राज्य में कहीं भी विकास कार्यों के लिए क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो ये कोई ए नाम का व्यक्ति है और यह राजस्थान से राज्यसभा का क्या बना है, सांसद है ऐसा। ठीक है जी, तो इस ए नाम के व्यक्ति को प्रतिवर्ष कितने रुपए मिलेंगे,
5 करोड़ किसके रूप में दिए जाएंगे? सांसद विकास निधि के रूप में। अब यह इनाम का व्यक्ति इन 5 करोड़ रुपयों को राजस्थान में कहीं भी विकास कार्यों में खर्च कर सकता है। बात समझ में आई जी? ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में जाकर के 5 करोड़ रुपयों को खर्च कराए, ना जी। पैसे कहां पर खर्च करने पड़ेंगे? राजस्थान में, क्योंकि ये सांसद कहां से है? राजस्थान से है। ठीक जी। तो ये थी वेतन और ये था अपना सांसद विकास निधि। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करेंगे जी सभापति पर। सभापति, और सभापति का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 89 में किया गया है। तो सुनिए साहब, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा उसे क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। और संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 64, और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन क्या होगा? सभापति होगा। तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होगा? सभापति होगा। साथ ही साथ यहां पर यह भी याद रखना, ये जो उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यहां से एक प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता गैर सदस्य के द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता गैर सदस्य के द्वारा की जाती है, क्योंकि इसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और यह राज्यसभा का क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता। लेकिन यह निर्णायक मत प्रदान कर सकता है। निर्णायक मत। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी यह निर्णायक मत प्रदान करता है। अब बात करें ये निर्णायक मत क्या होता है। कोई भी विधेयक यदि राज्यसभा में पेश किया जाता है और उस विधेयक पर बराबर मतों की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में सभापति के द्वारा प्रदान किया गया मत क्या कहलाएगा? निर्णायक मत कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया तो उस विधेयक के पक्ष में जो है वो कितने मत आए? 100। विपक्ष में कितने मत आए? 100। तो यह उस विधेयक पर बराबर मतों की स्थिति हुई और ऐसी स्थिति में सभापति जो है उस विधेयक पर अपना मत प्रदान करेगा और वही मत क्या कहलाएगा? निर्णायक मत कहलाएगा। बात समझ में आई जी? साथ ही साथ ये भी याद रखना, सभापति सामान्यतः किसी विधेयक पर मत प्रदान नहीं करता। ठीक है जी? सभापति अपना मत तभी प्रदान करेगा जब किसी विधेयक पर बराबर मतों की स्थिति उत्पन्न होगी, और जब सभापति ऐसी स्थिति में मत करता है तो वो मत क्या कहलाता है? निर्णायक मत कहलाता है। चलिए साहब, नेक्स्ट आगे हम बात करें आगे हम बात करेंगे वेतन की। तो सभापति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन प्रदान किया जाता है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न आए बाई चांस, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? ऑप्शन में दे दे वो 4 लाख, बी में दे दे 3 लाख, सी में दे दे 1.25 लाख और डी में प्रदान कर दे कोई वेतन नहीं दिया जाता।
कोई वेतन नहीं दिया जाता। प्रश्न था उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? ऑप्शन है 4 लाख, 3 लाख, 1.25 लाख, कोई वेतन नहीं दिया जाता। आंसर क्या होगा जी? ऐसी स्थिति में अपना आंसर हो जाएगा कोई वेतन नहीं दिया जाता। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई भी वेतन प्रदान नहीं किया जाता। उसे जो 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। आगे सुनना, प्रश्न यही रहे लेकिन ऑप्शन बदल जाए। यहां पर चौथा ऑप्शन दे दे वो 2 लाख रुपए, तो ऐसी स्थिति में हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 4 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 4 लाख, 3 लाख, 1.25 लाख और 2 लाख। तो ऐसी स्थिति में आंसर अपना क्या हो जाएगा? 4 लाख रुपए प्रति माह। बात समझ में आई जी? उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई भी वेतन नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई कार्य नहीं होता। जैसे ही वह क्या होता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो वह अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का क्या बन जाता है? पदेन सभापति। ठीक है जी। और यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। तो जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे वेतन किसका दिया जाएगा? राष्ट्रपति का। अतः उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई भी वेतन प्रदान नहीं किया जाता। ठीक जी। एक चीज ये जो शब्द आया है पदेन सभापति, इसको भी समझ लेना। पदेन का क्या अर्थ होता है? पदेन का अर्थ होता है पद के अनुसार। ठीक है जी। यहां तक मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि ऐसा पद जिसे प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी मेहनत ना करनी पड़े वो कहलाता है पदेन पद। पद के अनुसार एक पद प्राप्त करने के साथ ही हमें कुछ अन्य पद स्वतः ही प्राप्त हो जाएं, तो जो स्वतः प्राप्त होते हैं वो पद कहलाते हैं पदेन पद। ठीक है जी। चलिए साहब, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इसके कार्यकाल की। कार्यकाल, तो कार्यकाल कितना होगा इसका? 5 वर्ष। बात की जाए त्यागपत्र की, तो ये अपना त्यागपत्र किसके लिए देता है? राष्ट्रपति के लिए। कार्यकाल होगा 5 वर्ष, त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे अब उपसभापति पर। उपसभापति, तो सुनिए साहब, राज्यसभा के सदस्य अपने आप में से ही बहुमत के आधार पर किसी एक व्यक्ति को क्या चुनते हैं? उपसभापति चुनते हैं। दोबारा से सुनिएगा, राज्यसभा के सदस्य अपने आप में से ही बहुमत के आधार पर किसी एक व्यक्ति को क्या चुनेंगे? उपसभापति चुनते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बात करें, इसका कार्यकाल क्या होगा? इसका कार्यकाल होगा 6 वर्ष। यहां ये विशेष तौर से याद रखना, यदि सभापति का कार्यकाल पूछा जाए 5 वर्ष होगा, लेकिन उपसभापति का पूछा जाए कितना होगा? 6 वर्ष, क्योंकि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट आगे बात करें, त्यागपत्र किसके लिए देगा? तो ये त्यागपत्र किसके लिए देता है? सभापति के लिए। इसके कार्य की बात करें तो कार्य क्या होगा इसका? यह सभापति की अनुपस्थिति में सदन की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। तो कार्य इसका केवल इतना है, जब भी सभापति अनुपस्थित होगा तो उसकी अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? सभापति के द्वारा की जाएगी। बात समझ में आई जी? तो ये था अपना उपसभापति। तो
आज की क्लास को जो है वो हम यहीं पर विराम देते हैं। राज्यसभा में थोड़ा बहुत और बाकी है, उसे हम कल की क्लास में जो है वो पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं फिर आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जो है विवेकानंद के YouTube चैनल के माध्यम से जो क्लासें आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इन्हें आप अधिक से अधिक जो है वो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। सोशल मीडिया पर जितना भी हो सके आप जो है वो इन क्लासों को शेयर, कमेंट, लाइक के माध्यम से हमें अधिक से अधिक, क्या हमारा उत्साह बढ़ता है उससे, जितने हमारे पास में कमेंट्स, लाइक्स या फिर शेयर करेंगे आप अधिक से अधिक, हमारे जो है वो विद्यार्थियों को या फिर जितने भी और स्टूडेंट हैं उन सब के लिए क्या होगा, इन क्लासों से जो है वो फायदा होगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी से जो है वो विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।